स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम 11th पढ़ने जा रहे हैं और हम यहाँ पे कुछ केमिकल लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है? हम बोलते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट जो है वो आपका कंबाइन हुआ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको ये बताता है कि कैसे आपके रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर लिखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये आपका होता है। अब हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आपका कोई भी रिएक्टेंट जो होता है, ये मैंने R1 और R2 लिया, कंबाइन होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका हो रहा होता है। अब हम ये पता लगाते हैं कि कैसे आपके रिएक्टेंट कंबाइन होते होंगे। इसी के बेसिस में आपके सारे लॉज हैं। सबसे पहला आपका जो लॉ आता है वो होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड आपके पास आता है यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन हो गया। थर्ड आपके पास यहाँ पे आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन और भी होता है। चौथा आपके पास जो आता है ये आपका होता है गै-लुसाक लॉ। ये जो आपका आता है ये होता है हमारा गै-लुसाक लॉ। गै-लुसाक्स लॉ। ठीक है, और भी हमारे पास आते हैं। और क्या होता है आपका? अब हम पांचवा कहाँ पे लिखें? यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 होता है आपका एवोगैड्रो लॉ। हम एक एक लॉ को अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ठीक, शुरू हम यहाँ से करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कि कंजर्वेशन वर्ड तो हमने सबने सुना होता है। अगर मैं किसी से बोल दूं कंजर्वेशन क्या होता है, आप बोलोगे मैम नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम बोलते हैं अच्छा ठीक है तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा? आप बोलोगे मैम मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैं बोलूँगी कंजर्वेशन ऑफ हीट क्या होगा? आप बोलोगे मैम नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड हीट का। यानी कि मुझे जहाँ तक पता है कि कंजर्वेशन का जो होता है वो सब बच्चों को पता होता है कंजर्वेशन के बारे में। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगी नॉर नीदर ये आपका आ जाएगा, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड भी वो लगा ही लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको और अच्छे से समझेंगे तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ से सबको इतना तो पता होता है कि मास जो होता है वो कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड होगा। यानी कि जो आपका मास है उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने बोला कि ए से आपका क्या बना है? प्रोडक्ट बना है। यानी कि इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि A + B का आपका रिएक्शन हुआ और यहाँ पे आपका AB बना। अब वो बोलता है कि आपने क्या किया, रिएक्शन करवा दिया, लेकिन जब आप मास चेक करोगे ना, यहाँ पे अगर इसका 2 ग्राम है तो यहाँ पे भी A का कितना ही रहेगा? 2 ग्राम ही रहेगा। यहाँ पे B का 4 ग्राम है तो यहाँ पे भी आपका B का 4 ग्राम ही रहेगा। यानी कि मास जो होता है आप खुद से क्रिएट नहीं करोगे और आपका डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। और अच्छे से समझते हैं? चलो ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। मैंने बोला कि अगर सोडियम की मैं बात कर रही हूँ, सोडियम का मास कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, ये मैंने आपका अपने लैब से उठाया सोडियम। ठीक है, अब मैंने बोला थोड़ा बहुत सोडियम जो था एक लैब में था, लैब 1, लैब 2 में मैं गई तो वहाँ पे आपका सोडियम ही था
और वहाँ पे हम लैब 2 से मैंने सोडियम उठाया। मैंने बोला कि यहाँ पे भी उतना ही मास था जितना मास आपका लैब 2 में था, यानी कि मैं खुद से मास को क्रिएट नहीं कर रही हूँ, ना ही खुद से डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। एक और एग्जांपल लेके चल लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने आपका CH4 का कंबशन रिएक्शन करवाया। तो आपको पता है कंबशन रिएक्शन में हम हीट देते हैं, हीट देंगे तो आपका CO2 और H2O बनता है। हमें ये पता है जब भी हम सैचुरेटेड कंपाउंड को हीट कर रहे होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हीट करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिल रहा होता है, CO2 प्लस H2O मिलता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लेते हैं कि अगर हम ये हमेशा होता है सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हीट कर रहे होते हैं, क्या करेंगे, हीट करेंगे तो हमेशा हमें CO2 प्लस H2O मिल रहा होता है। ठीक है, आपने बोला मैडम अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन है, पहले बैलेंस करते हैं। 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, H2 आपका बैलेंस है, पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हुई। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होगा, आप बोलोगे मैडम 16 होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे मैडम 16 ही होगा। टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, टोटल ऑक्सीजन अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंट साइड में, टोटल ऑक्सीजन आपके यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड में आपके पास टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की बात हो रही है। ठीक है, अब इसका मास अगर 16 इंटू 4 होगा तो इसका भी तो 16 इंटू 4 ही होगा, यानी कि मास जो आपका हो रहा है ना ही आप क्रिएट कर रहे हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, यानी कि रिएक्टेंट में आपके पास ऑक्सीजन का जितना मास था आपका प्रोडक्ट में भी उतना ही है। वैसे मैं हाइड्रोजन के लिए बोलूँगी, वैसे मैं कार्बन के लिए बोलूँगी कि जितना मास आपका रिएक्टेंट में है उतना ही मास आपका कहाँ पे होता है, प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, इतना हम समझ गए। ठीक है, अब इसको और अच्छे से हम लिखेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लिखना भी चाहिए। चलो इतना अगर हमें समझ आ गया है, ये हमारा थोड़ा समझने वाला था। हमें पढ़ना ऐसा है कि हम कभी ना भूलें। देखो पढ़ता हर कोई है, डेफिनेशन रटने से नहीं होता है, हमें चीज़ों को समझना है। तो अगर हम इतना समझ गए तो और पढ़ते हैं इसके बारे में। मैं इसे रब कर रही हूँ। तो ये बोल रहा होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो हमको दिया था, ये हमको किसने दिया था, एंटोन लेवोसियर साइंटिस्ट आपके थे, उन्होंने दिया था। लेवोसियर साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास दिया था। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट। और किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो किया था वो आपका कंबशन रिएक्शन में किया था। अभी मैंने एग्जांपल दिया था। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप सैचुरेटेड या कोई भी कंपाउंड है उसको आप हीट दे रहे हो। हीट हम O2 की फॉर्म में देते हैं, जिससे यहाँ पे अगर मैं हीट दूंगी तो मेरा CO2 प्लस H2O यहाँ से बन रहा होता है। तो इसने बोला, जो हमारे साइंटिस्ट थे लेवोसियर साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कंबशन रिएक्शंस में, बहुत एक्सपेरिमेंट किए और उनका जो रिजल्ट निकल के आया, उन्होंने बोला कि जो रिएक्टेंट में था आपका कोई भी कंपाउंड या आपका जो रिएक्टेंट में हमने एलिमेंट लिया, प्रोडक्ट बनने के बाद मास जो है वो आपका क्या रहा, सेम ही रहा। मास जो रहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम रहा, यानी कि जो आपका मास होता है वो कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड, या फिर आप बोलोगे कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आई होप हमें इतना समझ आ गया होगा। इतना काफ़ी है हमारे लिए, और समझने के लिए इतना समझ आ गया तो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। पहला हमारा लॉ जो होता है वो ये बोल रहा होता है। ठीक है, अगर ये समझ आ गया है स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हो जाती हूँ। अब हम सेकंड करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम सेकंड क्या करेंगे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हम करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आई नो, मज़ा ही आएगा आपको करने में, मज़ा लेके ही करो।
सेकंड हमारे पास जो होता है वो होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से समझना। ये हमारा जो दिया था हमें जोसेफ साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। हमारे जो थे जोसेफ साइंटिस्ट, उन्होंने ये हमें लॉ दिया था। क्या बोला था कि लॉ ऑफ डेफिनेट, इन्होंने बोला था कि अगर आप कोई भी कंपाउंड ले लो, उनका जो रिएक्शन होता है, यानी कि आपका जो कंपाउंड हो रहा है, यानी मैंने बोला A प्लस बी प्लस सी, इनका जो मैं रिएक्शन करा रही हूँ, ये आपका क्या होता है, एक डेफिनेट अमाउंट में होता है। यानी कि मैंने बोला कि ये 2 में रिएक्ट करेगा तो ये 2 ग्राम ही लेते हैं, ये हम 4 ग्राम ही लेंगे और या 5 ग्राम ही लोगे। यानी कि इस प्रोडक्ट को बनने के लिए हमें ये वाला जो पार्ट होगा वो एक डेफिनेट कंपोजिशन या फिर डेफिनेट अमाउंट में लेना होगा। और अच्छे से समझाती हूँ और अच्छे से हम आपको समझते हैं। चलो देखते हैं। हम बोलते हैं कि हमने क्या लिया, CuCO3 आपका एग्जाम्पल ले लिया। मैंने बोला ये मैंने एक कहाँ से लिया, नेचुरल वे से लिया, यानी कि लैब में बना बनाया रखा हुआ था आपका क्यूप्रिक कार्बोनेट, हम इसे बोलते हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट, हम इसे बोलते हैं, बना बनाया हुआ रखा हुआ था। जोसेफ ने इसी में क्या किया था, नोटिस किया था, तब जाके हमारा मतलब ये आपका लॉ क्या हो गया था, आपका डिफाइन हो गया था। तो देखते हैं कि क्या इसने नोटिस किया। इसने क्या लिया, क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया नेचुरल वे से, यानी लैब से उसने उठाया। सेकेंड, उसने CuCO3 को यानी क्यूप्रिक कार्बोनेट को बनाया। कैसे बनाया होगा, कॉपर की मदद से, कार्बन की मदद से और ऑक्सीजन की मदद से बनाया होगा, ठीक है। ओके, अब जब उसने चेक किया, ठीक है, इसको भी चेक किया और इसको भी चेक किया, तो उसने देखा कि दोनों में जो आपका कॉपर और कार्बन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है वो आपका सेम है। जैसे कि मैं आपको ये बोल सकती हूँ, जैसे अगर मैंने बोला कॉपर 51.35 है, ये आपका 9.74 है और ये आपका 38.91 है। यानी कि जब उसने ये लिया, एक तो नेचुरल वे से लिया, लैब से डायरेक्टली उठाया, बना बनाया, और एक उसने खुद से बनाया सिंथेटिक वे से, ये हम बोलेंगे सिंथेटिक वे, ये उसने खुद से बनाया और देखा, उसने जब नेचुरल वाला भी देखा और उसने जो खुद से बनाया वो भी देखा और बोला कि मैडम जब हमने नोटिस किया तो जो कॉपर था, अगर इसका कंपोजिशन 51.35% था, जब हम रिएक्शन करा रहे थे स्टार्टिंग में एलिमेंट्स की, तो कॉपर कार्बन ऑक्सीजन लेंगे तभी तो हमारा ये बनेगा। तो उसने बोला कि जब मैं रिएक्शन मैंने कराया तो मैंने कॉपर 51.35 लिया, कार्बन 9.74 लिया और ऑक्सीजन मैंने इतना लिया 38.91 लिया, तब हमारा क्यूप्रिक कार्बोनेट बना। इतना ही अमाउंट कंपोजिशन मैंने नेचुरल वे में लिया था या फिर लिया होगा, तभी हमारा क्यूप्रिक कार्बोनेट बना। ये भी उन्होंने देखा अच्छे से। उन्होंने बोला इसका मतलब मैडम हमें ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए जो एलिमेंट लेना पड़ रहा है वो हमें एक डेफिनेट अमाउंट में या फिर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में लेना पड़ रहा है, तभी जाके हमारा एक पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या हो रहा होता है, फॉर्मेशन हो रहा होता है। इसी को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं। आई होप समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा थोड़ी सी वीडियो को पीछे करना और दोबारा से समझना। फिर भी नहीं समझ आया होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो यही आपका था कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें जोसेफ ने दिया था। जोसेफ ने वर्क किया था या फिर देखा था, ऑब्जर्व किया था और काम भी किया था, एक्सपेरिमेंट किया था क्यूप्रिक कार्बोनेट में। उसने क्या किया था, इसको लैब से उठाया, एक तो डायरेक्टली बना बनाया, दूसरा उसने खुद बनाया और देखा एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए जो उसने कॉपर कार्बन और ऑक्सीजन जो लिया, उसका जो कंपोजिशन लिया वो आपका डेफिनेट अमाउंट में लिया। फर्क नहीं पड़ता कहाँ से लिया, लेकिन एक पर्टिकुलर ये वाला कंपाउंड बनाने के लिए, चाहे वो नेचुरल वे से बनाओ, सिंथेटिक वे से बनाओ, कहीं से भी आपने लिया हो, उसके लिए कंपोजिशन आपका सेम ही लगेगा। हर उसमें आपका कंपोजिशन जो होगा एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए क्या लगेगा, सेम लगेगा। आई होप इतना समझ आ गया होगा।
तो ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी यहाँ पे खत्म होता है। या फिर हम इसे और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, और हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ले लिया होगा, हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? थर्ड मेरे पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोलता है देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका बोल रहा होता है कि अगर मैं किसी भी दो एलिमेंट को कंबाइन करूं, लाइक मैंने यहाँ पे a प्लस बी लिया, दोबारा मल्टीपल की बात कर रहा है। तो देखो, पहला मैंने ये लिया, सेकेंड मैंने बोला दोबारा मैंने a प्लस बी ही एलिमेंट लिया कंबाइन करने के लिए, और मेरे पास आपका a भी बना। ये बोलता है जो दो एलिमेंट को आप कंबाइन करोगे उसमें से एक एलिमेंट का मास जो होगा वो आप फिक्स कर देना। यानी कि मैंने बोला ये मैंने 1 ग्राम लिया और ये भी मैंने 1 ग्राम लिया, यानी कि जब मैं दूसरे स्टेप में आई, यानी कि दोबारा जब मैंने रिएक्शन कराई उन दोनों की, अगर मैंने इसको और अच्छे से समझाऊं, चलो पहले इतना पढ़ लो कि एलिमेंट मैंने लिया, यहाँ पे भी ए लिया, यहाँ पे भी ए लिया, सेम एलिमेंट लिया, यहाँ पे भी सेम लिया। अब मैंने बोला कि इनमें से एक एलिमेंट का मास हम क्या कर लेंगे, फिक्स लेंगे, और दूसरे एलिमेंट का चेंज करेंगे। यहाँ पे 16 कर रही हूँ, यहाँ पे 32 कर रही हूँ। तो मैं बोलूँगी कि जो आप क्या करोगे, नेक्स्ट एलिमेंट का मास चेंज करोगे, वो इस तरीके से चेंज करना कि ये जो आपके एलिमेंट्स होंगे, कहाँ पे, रिएक्टेंट में, उनका जो रेशियो आएगा वो आपका किस में आना चाहिए, होल नंबर पे आना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से हम समझेंगे, तब आपको शायद और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, यहाँ पे देते हैं हम आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। मैंने ऑक्सीजन लिया और यहाँ पे H2 लिया और यहाँ पे मैंने H2O बनाया। सेम मैंने यही किया, सेम एलिमेंट दोबारा से लिया, H2 लिया और यहाँ पे H2O बनाया। अब मैंने यहाँ पे जो मास लिया वो 1 ग्राम लिया और यहाँ पे जो मास लिया वो भी मैंने 1 ग्राम लिया H2 का। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं, H2 है। ठीक है, मैंने 1 ग्राम लिया। यहाँ पे मैंने इधर पे जो O2 लिया वो 16 ग्राम लिया और यहाँ पे आपका 32 ग्राम लिया। ठीक, अब मैं बोल रही हूँ एक वाले पार्ट को, यानी कि एक एलिमेंट को रिएक्टेंट वाले पार्ट में हमने क्या किया है, फिक्स किया है, और दूसरे वाले को मैंने चेंज किया, 16 और 32 किया है। ठीक, अब मैं बोल रही हूँ कि अगर 1 लो या 2 लो, चलो 2 लो आप, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने 2 लिया है और दूसरे को 16 और 32 लिया है। दूसरे वाले को इस तरीके से लेना कि जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो आपका होल नंबर में आए। इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 आएगा। इसका रेशियो आएगा 2 1 जा 2 और 2 16 जा, यानी कि आपका क्या आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपके क्या होते हैं, रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे होते हैं। यानी कि 3 पॉइंट हमने क्या क्या पढ़े, हमने पढ़े कि जब भी हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन कराने के बाद जितना मास आपका रिएक्टेंट में होना चाहिए, जितना मास आपका रिएक्टेंट में है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट में होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा उससे बोला लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि मान लो कि आपको कोई भी 2 रिएक्शन दे दी, मैंने बोला क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन कराना है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कराना है। वो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कराने के लिए 2 रिएक्शन में अगर मैं बोलूँ कंपोजिशन दोनों की क्या क्या होगी, आप बोलोगे मैम एक जैसी होगी, क्योंकि
आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हो, उनकी कंपोजिशन आपकी चेंज नहीं होगी। अगर मैं और अच्छे से आपको बताऊं, मैंने आपको एक बार बताया था कि कंपाउंड के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने क्या बोला था कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है, नहीं हाँ, कंपाउंड के बारे में बताया था, मैंने प्योर सब्सटेंस बोला था। मैंने उस प्योर सब्सटेंस के बारे में क्या बताया था, इसको मैं रफ कर रही हूँ, इसको मैं रफ कर रही हूँ। मैंने आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में बताया था, और मैंने उस प्योर सब्सटेंस के बारे में आपको क्या बताया था, प्योर सब्सटेंस में मैंने क्या लिया था बेटा, मैंने लिया था आपका एक कंपाउंड लिया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड लिए थे। मैं कंपाउंड के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होगा, मैंने ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराया, C6H12O6 मैंने लिया। तो ये जो मैंने फॉर्मेशन कराया होगा, इसमें मैंने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया होगा, लेकिन एक डेफिनेट अमाउंट में लिया होगा। ये पर्टिकुलर ग्लूकोज बनने के लिए, फॉर्मेशन के लिए हमें रिएक्टेंट में जो एलिमेंट चाहिए वो डेफिनेट अमाउंट में चाहिए। मतलब यहाँ हमने 6 लिया होगा, यहाँ हमने 12 लिया होगा हाइड्रोजन, और यहाँ हमने 6 ऑक्सीजन लिया होगा, तभी हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। वही बात आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड जब आप बना रहे हो, मान लो आपको 2 कंपाउंड, मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने रिएक्शन कराया, ये नेचुरली बना हुआ है या आपका अभी अभी आपने बनाया और ये सालों से आपका बना हुआ है, तो क्या इनका कंपोजिशन चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बना तो पर्टिकुलर वो कंपाउंड है जो हम बनाना चाह रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट ही तो बना है ना। ऐसा तो नहीं है कि 1 साल बाद सोडियम कार्बोनेट से आपका कुछ और बन जाएगा, नहीं बनाना, तो आपका कंपोजिशन सेम होगा। थर्ड लॉ होता है मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि जब आप किसी 2 रिएक्टेंट को कंबाइन करा रहे हो, आप ये भी देखोगे कि इस तरीके से आप कंबाइन कराना कि आपका जो रेशियो आएगा वो आपका होल नंबर पे आना चाहिए। आई होप इतना आप सबको समझ आ गया होगा। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। एक और पढ़ लेते हैं, गे-लुसाक लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद एवोगैड्रो थोड़ा डिटेल में है, और आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं अब क्या, गे-लुसाक लॉ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया किसने था? ये आपका डाल्टन ने दिया था 1803 में। ये आपके जोसेफ साइंटिस्ट ने दिया था, और ये आपके एंटोइन लेवोशियर ने दिया था। एंटोइन लेवो, इसकी स्पेलिंग जरा थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मुझे देखनी पड़ती है। लेवोशियर ने दिया था। और गे-लुसाक लॉ तो आपके गे-लुसाक ने ही दिया था, साइंटिस्ट थे, अपने ही नाम पे उन्होंने वो लॉ बनाया था। तो फोर्थ हमारा क्या है, वो है हमारा गे-लुसाक लॉ। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम भी आपका गे-लुसाक ही है। इन्होंने क्या बोला था, अभी क्या है, ये बिल्कुल लॉ ऑफ किसके तरह है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तरह है। इन्होंने क्या बोला था कि होल नंबर में आना चाहिए। वो जो होल नंबर में आपका रेशियो आएगा रिएक्टेंट का, वो उसने मास के फॉर्म में बोला था कि इतना मास लिया, इतना मास लिया, और लास्ट में आपका होल नंबर में आना चाहिए। ठीक, गे-लुसाक लॉ आपकी गैसेस के बारे में बात करता है, ठीक, यानी कि ये बात कर रहा है वॉल्यूम की। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, मैंने बोला कि एक ए है जो आपका बी के साथ रिएक्ट करके ए बी बना रहा है, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा रहा है। ये बोलता है कि जिस वॉल्यूम में, यानी कि मैंने यहाँ पे 50 ml लिया और यहाँ पे 100 ml लिया, तो ये बोल रहा होता है गे-लुसाक लॉ कि ठीक है, आपने 2 एलिमेंट का रिएक्शन कराया, जो आपका गैस में होना चाहिए, वो गैस के बारे में बात कर रहा है। अब गैस का आपने वॉल्यूम लिया, जो आपने वॉल्यूम लिया, मतलब इस तरीके से आप क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे कि उन 2 रिएक्टेंट का, उन 2 एलिमेंट का जो वॉल्यूम आएगा वो आपका किस में आना चाहिए, होल नंबर में उनका रेशियो आना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रही हूं कि इन 2, गे-लुसाक ने बोला जो 2 रिएक्टेंट आप कंबाइन कर रहे हो, पहले तो वो गैस में होना चाहिए, और जिस वॉल्यूम से आप कंबाइन कर रहे हो, वो जो वॉल्यूम होगा इन 2 रिएक्टेंट का, वो आपका होल नंबर में होना चाहिए। लाइक इससे ये कटेगा
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1:2 आएगा। तो ऐसे करके ये कंबाइन करेगा। यहाँ पे जो रेशियो आपका होल नंबर में आया है, यहाँ पे बाय वॉल्यूम की बात करी गई है, यानी कि वॉल्यूम में कहा गया है, और यहाँ पे आपका बाय मास में कहा गया है सेम, बस वॉल्यूम और मास में कहा गया है, बस यही चेंजेस है कि यहाँ पे वॉल्यूम और वहां पे मास में कहा गया है। आई होप आपको 4 लॉ जो होंगे वो एकदम क्लियर होंगे। ठीक, अगर ये क्लियर है तो इसको अच्छे से पढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ, और हम क्या पढ़ेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।